हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज हम आपको एनसीईआरटी की किताब जो सीरीज़ ला रही है उस सीरीज़ में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये 7th क्लास की ज्योग्राफी है और आज हमने 8th चैप्टर लिया हुआ है। मानव पर्यावरण अन्य क्रियाएँ, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सीरीज़ एनसीईआरटी की ला रही है ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास अभी फ़िलहाल किताब नहीं है। और साथ ही मैं उन बच्चों के लिए भी ये आसान और बहुत ही सरल भाषा में इसका डिस्क्रिप्शन कर रही हूँ, जो पढ़ना भी चाहते हैं और उनके पास पढ़ने में उन्हें दिक्कत आ रही है या फिर उन्हें समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। सही है। साथ ही उन सभी बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं अमेज़न बेसिन की में जीवन। इससे पहले जो पैराग्राफ में था उसमें था एक रेनू नाम की लड़की थी और उसके जो चाचा थे वो दूर दूर जाके वहाँ की तस्वीरें खींच के लाते थे और उस तस्वीरों को देख के वो रेनू वहाँ की जो जीवन शैली है उसके बारे में वो उनके बारे में वो बात करते थे, चर्चा करते थे, अंदाज़ा लगाते थे कि वहाँ की जीवन शैली कैसी है। ठीक है, तो अमेज़न बेसिन हम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम अमेज़न बेसिन देख लेते हैं। ये है दक्षिणी अमेरिका और अमेज़न बेसिन देखिए इतना बड़ा है। ठीक है, अमेज़न बेसिन जो है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। हम पढ़ चुके हैं कि कर्क रेखा कहाँ पे है। ये कर्क रेखा ये उत्तरी गोलार्ध में है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध है। इन दोनों के बीच में जो भी जितना भी डिस्टेंस है उन पूरे सभी को हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। और भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो हिस्सा है उसका जो पूरा जो इक्वेटर को कवर करते हुए पूरे पृथ्वी को कवर करते हुए आता है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश। राइट, समझ में आया? अमेज़न नदी इस प्रदेश से होकर बहती है और यानी कि अमेज़न जो नदी है ये इसी प्रदेश से होकर बहती है। देखिए ये जो 10 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री कहते हैं इक्वेटर, है ना, विषुववृत्त रेखा। तो इन दोनों के बीच में जो ये है इसमें ये अमेज़न नदी फैली हुई है, अमेज़न बेसिन। हाँ, और यह पश्चिम में पर्वतों से निकल कर ये जो बेसिन ये नदियां हैं पश्चिम से पर्वतों से निकल कर ये पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है ये बता रहे हैं कि कैसे। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उस नदी को मुहाना कहते हैं। यानी कि एक जो नदी है वो दूसरी नदी से जल राशि से जाके मिलती है, वहाँ पे वो क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी की में बहुत सारी ऐसी सहायक नदियाँ हैं जिसे जो मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। राइट, इस नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में अप्रवाहित होती है। देखिए मैम, ये जो है वेनेजुएला है, कोलंबिया है, ये इक्वेडोर ये है, गुयाना, ये ब्राज़ील
यहाँ पे है पेरू के कुछ भागों में और में पूरी तरह से ये फैला हुआ है। ठीक है, आज हाँ फिर से हम ये इस बॉक्स की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब स्पेन में अन्वेषणों से कुछ इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्टक्स पहने हुए कुछ आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इस आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य में एमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अमेजन नाम किस तरह से ये पड़ा, ये बता रहे हैं। अब सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये एक छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ का अर्थ क्या होता है, जो एक नदी रहती है, जैसे ये नदी बह रही है ना, तो यहाँ पे ऐसे छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं ऐसे। तो जो ये नदियाँ मेन जो मुख्य नदी है उसको आगे मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं कि ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है वहाँ उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। भारत में भी बहुत बड़ा नदी का बेसिन है। तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए। जलवायु, तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो यहाँ पे अमेजन बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास है, हमने अभी मानचित्र में देखा। तो ये पूरा वर्ष यहाँ पे क्या रहता है, इक्वेटर के आसपास क्या रहता है, हम तो इक्वेटर के आसपास पूरा साल भर गर्म हवा रहती है। और यहाँ पे जलवायु कैसे रहती है, नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के समय ही लगभग समान ही रहता है, यानी कि गर्म रहता है, आर्द्र रहता है, और तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, कि यानी कि जो इक्वेटर और उसके आसपास के क्षेत्र में साल भर और रोज़ाना ही वर्षा होती है। इस वजह से तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी विशाल नदियाँ हैं, और साथ में यहाँ जो जंगल, यहाँ आसपास जो जंगल घाटी फैले हुए हैं उसको वो पानी की सहायता से उन जंगलों को भी बढ़ने में, वृद्धि होने में मदद मिलती है ना। ठीक है, यहाँ पे लगभग वर्षा प्रतिदिन होती रहती है। तो उसी के साथ यहाँ और ये भी वर्षा कैसे होती है, पूर्व चेतावनी की तरह नहीं रहती कि अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बारिश होगी और कुछ 4-5 दिन या 2-4-5 महीने के बाद दूसरी बारिश होगी, वाली है ना। भारत में एक रेनी सीजन का एक सीज़न है, पर यहाँ इक्वेटर के आसपास हमने पढ़ा था कि इक्वेटर के आसपास हमेशा और रोज़ाना बारिश होती है। तो दिन के तापमान उच्च और आर्द्र होता है, अति उच्च रहता है, और रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही रहती है, यानी कि ह्यूमिडिटी वैसी ही रहती है लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है रात के समय। वर्षावन, देखिए यहाँ पे अमेजन वन का एक चित्र दिया हुआ है। पेड़ के ऊपर भी ऐसे काई लगी हुई है कि इतनी बारिश होती है वहाँ पे। वर्षा वन पड़ रहे हैं, तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ भूमि पर संघन वन आते हैं, यानी कि भूमि में वन आते हैं। यहाँ के जो पत्तियाँ रहती हैं, शाखाएँ रहती हैं, से छत सी बन जाती है, शाखाएँ से भी छत सी बन जाती है, और इनके कारण सूर्य का प्रकाश जो होता है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता, और जो भूमि प्रकाश रहित होने के कारण यहाँ पे जो ज़मीन रहती है उसमें नमी सी बनी रहती है, और
यहाँ केवल वही वनस्पति पनप पाती है, यानी यहाँ वही वनस्पति बढ़ पाती है जो छाया में बढ़ने की उसकी क्षमता रहती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किडिक और ब्रोमीलाइड पैदा होती है। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। तब वर्षावन है, वर्षा भी है, वन है, तो यहाँ पे प्राणियाँ बहुत मिलती, प्राणी अलग अलग तरह के जीव जंतु यहाँ पे बहुत मिलते हैं। टुकुन, गुंजर पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विशेष प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। टुकुन, देखिए यहाँ पे ये टुकुन पक्षी का चित्र है। इसकी चोंच कैसी है, तो इसकी चोंच देखिए बड़ी सी है, इतनी बड़ी, जो साधारण रूप से हम भारत में ऐसे पक्षी नहीं देख सकते। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटियां खाने वाले टेम्पीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सर्प की विभिन्न जातियाँ, यानी कि सांपों की विभिन्न जातियाँ भी यहाँ इन वनों में पाई जाती हैं। इन वनों में मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ ऐसे कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इस जो बेसिन है, जो अमेज़न बेसिन है, वहाँ पाए जाते हैं। मांस खाने वाली पिरान्स मछलियाँ समेत मछलियों के विभिन्न प्रकार भी जो प्रजातियाँ रहती है वो अमेज़न नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये अमेज़न बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। क्या आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि ब्रोमीलॉइड ये एक विशेष प्रकार का एक पौधा रहता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित कर रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षा वन में निवासी, अभी इतनी ज़्यादा बारिश है यहाँ, तो यहाँ पे निवास कैसे होते, तो यहाँ के लोग छोटे छोटे क्षेत्रों में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदियों से मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं क्या करती हैं, तो फसल उगाती हैं। वह घर की देखभाल करती हैं, फसल उगाते हैं, वहीं पुरुष जंगल में जाके शिकार करते हैं। तो वह मुख्य रूप से ये जो मुख्य रूप से टेपियन, अनन्यास और शकरकंद उगाते हैं। शकरकंद जो रहते हैं वो उगाते हैं, क्योंकि मछलियों एवं शिकार मिलकर अनिश्चितता होती है, क्योंकि शिकार कभी मिले ना मिले, मछलियाँ कभी नदियों में मछलियाँ मिले ना मिले, तो इस वजह से ये खेती भी करते हैं। ऐसे में महिलाओं की विभिन्न अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का क्या करती हैं, पालन पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का इनका उपयोग किया जाता है। इनकी कृषि पद्धति कैसे रहती है, तो कर्तन और दहन की रहती है। इसका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा हो रहता है और ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते रहते हैं। ये जो चींटियाँ भी खाते हैं, अंडकोश भी खाते हैं, क्योंकि जंगल में ही है ना। तो कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसे नकदी जो फसलें भी रहती हैं, तो ये इन्हें भी उगाते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करता है, क्योंकि ये तो वर्षावन है, अमेज़न है, यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, तो इनके घर कैसे रहते हैं, ज़्यादातर अधिकतर ये लकड़ियों से बने रहते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खियों के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग
मुल्लों का कहे जाने वाले अपने बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढलानों वाली रहती है। तीव्र ढलानों के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब वर्षा होती है, यदि आपके घरों की ढलान ना हो तो वो पानी वहीं जमा हो जाएगा और वो छत भी नीचे गिरने की संभावना रहती है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ के छत आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा कोनिक रूप में रहता है, कोन टाइप में रहते हैं। तो जिसके कारण पानी जब वर्षा होती है पानी अपने आप बह के नीचे आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे अभी भी बदल रहा है। पुराने समय में तो वन के अंदर पहुंचने के लिए ये नदी मार्ग का उपयोग करते थे। 1970 से ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों में वो पहुंच सकते हैं। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर का उपयोग करते थे। अभी इस प्रकार की फल स्वरूप वहाँ के मूल आदिवासी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा। अब वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते हैं, यानी कि वहाँ के अभी क्योंकि हर जगह ही बदलाव आ रहे तो वहाँ पे भी हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। और उन लोगों को उनकी जो मूल आदिवासी जो परंपरा है उस तरीके से ही वो अभी भी खेती कर रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि विकास हो रहा है। जैसे यह इस चित्र में देखिए कैसा है। देखिए पहले जंगल थे, यहाँ नदियाँ दिख रही है ना, ये जंगल से था। तो क्या हुआ, विकास हुआ तो यहाँ का बीच का एरिया उन्होंने काट के खेतों के लिए इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे उन्होंने लॉन टाइप कुछ बना लिया, ये खेती बना ली। और फिर अब क्या किया उन्होंने, राइट, ऐसा है कि ये पहले इस बताया गया कि ये अमेज़न का बेसिन टाइप का क्षेत्रफल है। हर जगह पेड़ ही पेड़ थे, यहाँ पेड़, यहाँ पेड़, यहाँ पेड़, यहाँ पेड़ है। फिर लोगों ने क्या किया, विकास के नाम पर जंगलों को काटकर खेती के लिए उपयोग किया गया। फिर ट्रैक्टर वगैरह आए, यहाँ अपने घर बना लिए उन्होंने, है ना। तो उसके साथ फिर और वृद्धि होती गई। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, और जंगलों को काटकर और क्षेत्रफल को उपयोग किया, जिस वजह से क्या होता है, जंगलों का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जाता है और इससे प्राकृतिक नुकसान होता है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन में वर्षावन का सबसे बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आज हम देख सकते हैं कि वर्षावनों में लुप्त होने व्यापक प्रभाव पड़ता है। वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी परत पर बह जाती है। वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखिए, हम वर्षा को नहीं रोक सकते। वहाँ पे जो वन है, वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो वहाँ की मिट्टी को जकड़ के रखते थे। अब वो वनों को काट रहे हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है उनको स्थिर रखना या जकड़ के रखने के लिए अब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो मिट्टी धीरे धीरे करके वहाँ से बह के जाती है और वो जो उपजाऊ भूमि थी अब वो बंजर होती जाती है ना, क्योंकि इक्वेटर के आसपास का क्षेत्रफल है तो वहाँ तो वर्षा होगी, हम पढ़ चुके हैं। आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ वर्षा क्यों होती है, किस तरह से होती है, आपको वो समझना होगा तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए। उसके साथ मैं बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चों को तक ये वीडियो पहुंच सके। कर्तन और दहन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये किस तरह की पद्धति होती है, तो किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटते हैं,
फिर उस भूमि को साफ करते हैं और वहाँ जो भूमि है और जो ज़मीन है उसे जलाया जाता है। उससे पोषण तत्व मिट्टी से मिल जाते हैं, जो सूखी लकड़ियाँ रहती है। तो इस साफ भूमि में वर्षा तक कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ज़मीन के इस टुकड़े को बार बार उपयोग में मिट्टी के पोषण तत्व के अभाव हो जाता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, पेड़ों को काटा जाता है, फिर वहाँ पे ज़मीन अच्छे करके वहाँ कृषि की जाती है। कई वर्षों तक लगातार कृषि करने की वजह से भूमि की जो पोषण तत्व रहता है, जो खेती करने की जो उसकी क्षमता होती है, वो कम 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 होती जाती है। और इस वजह से वो क्या करते हैं, इसलिए उस टुकड़े को छोड़कर, उस जो भूमि का टुकड़ा छोड़कर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। उससे उसके बाद फसल उगाने के लिए वो दूसरे स्थान का फिर से साफ करते हैं, फिर से उस ज़मीन की नई तरीके से खेती करते हैं और फिर कई वर्षों तक वहाँ पे फिर से कृषि या फसलों को उगाने के बाद वो मिट्टी फिर अपनी जो फसल उगाने की जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है। तो फिर वह लोग फिर वो भूमि को छोड़ के और तीसरी जगह चले जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन। समझ में आया? ठीक है। और यहाँ नीचे वही दिया है कि जो पहली वाली भूमि है उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या होता है, छोड़ने के बाद फिर वो वहाँ छोटे मोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो वो कृषि बंद हो जाती है। पहली जो हमने कहा था, पहली वाली जो खेती है, भूमि है, तो कृषि बंद होने के, फसल बंद होने के कारण वो थोड़ी फिर वो उपजाऊपना वो अब मिट्टी अपने आप ले लेती। तो मिट्टी उपजाऊपना कैसे लेती है बताइए? ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। नाइट्रोजन की वजह से मिट्टी को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए ना। बहुत ज़्यादा खेती करने की वजह से वो अपनी नाइट्रोजन खो देती है। तो जब उसकी खेती बंद कर देते हैं तो वो हवा से नाइट्रोजन सोख लेती है, फिर से वो अपने आप उपजाऊ हो जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था कि इंडिया में, भारत में भी एक बेसिन है, बहुत बड़ा बेसिन है। तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपने लिख चुका होगा तो ठीक है, नहीं तो दूर आपको मैं बता दूं कि वो बेसिन का नाम क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन। गंगा ब्रह्म तथा ब्रह्मपुत्र का बेसिन ये सहायक नदियों से मिलकर भारतीय उप महाद्वीपों में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। ये बेसिन उपोष्ण से उपोष्ण 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री अक्षांश तक स्थित है। देखिए ये है भारत का मानचित्र। ये है गंगा नदी, यहाँ से आ रही है, और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके आ रही है, राइट। और ये जो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन इसे कहा जाता है। ये बहुत ही उपजाऊ भूमि रहती है। ये बेसिन जैसे मैंने अभी हमने अमेजन का डिग्री पढ़े थे, तो इसकी जो बेसिन की अक्षांश रेखा है जो कौन सी है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री 30 डिग्री उत्तर, यानी कि 10 से 30 डिग्री के बीच में जो बेसिन पड़ता है, 30 डिग्री ये आया, 10 इसके नीचे है, 10 तो नहीं है, लेकिन ये देखिए 30 डिग्री के नीचे आता है। इस क्षेत्रफल में भारत का बेसिन है। और यहाँ की सहायक नदियाँ कौन सी है, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक,
कोसी, ये सभी इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र के कुछ सहायक नदियों के नाम आप ढूंढिए, ऐसे बताया गया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के चित्र दिया गया है, देखिए कितना बड़ा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी इतनी बड़ी है, वहाँ जाके अगर आप देखोगे, एक छोर से देखोगे तो दूसरा छोर दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि ये पानी का समुद्र है, ये मीठे पानी का समुद्र है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल ब्रह्मपुत्र की नदी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा है। इस बेसिन का मुख्य विशेषताएं क्या है? तो मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। मैं चाप झील मालूम है ना, जो नदियाँ को नदियाँ अपने छोर बदल कर मार्ग बदल देती है, तो बीच में एक झील का निर्माण होता है, उसे चाप झील कहा जाता है। यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी रहती है। मानसून के मध्य में जून और सितंबर के मध्य यहाँ वर्षा होती रहती है, और ये वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मियों के और शीत ऋतु में ठंड होती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होगी, शीत ऋतु में ठंड रहेगी, ये तो कॉमन है। हाँ, तो मानचित्र में हमने देखा है कि उन राज्यों के बारे में बताओ जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन स्थित है। मुझे तो लगता है आप इतने तो होशियार इंटेलिजेंट होंगे कि आप बता सकते हैं। तो इस तरह पश्चिम से स्टार्ट करेंगे तो ये है राजस्थान, ये है एमपी, ये है यूपी, उत्तराखंड, बिहार आ जाता है। बिहार में कोसी नदी हमेशा बाढ़ लेके आती है, राइट। ये है पश्चिम बंगाल, राइट। ये है असम, ये अरुणाचल प्रदेश। क्या आप जानते हैं, में लिखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन नदियों के नामों के बारे में बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बेसिन के क्षेत्रफल विभिन्न प्रकार के स्थानांतरित है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तीव्र ढलान पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। एवं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र वहाँ कम लोग रहते हैं, मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त रहती है। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे मानव अपनी आवास के लिए बहुत ही उपयुक्त समझता है। और यहाँ की जनसंख्या में घनत्व बहुत ही ज़्यादा रहता है, और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ रहती है। मैंने अभी बताया कि यहाँ है ना, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे फसलें बहुत ही अच्छी उगा सकते हैं। समतल भूमि उपलब्ध है। यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय ये क्या होती है? कृषि है। धान यहाँ प्रमुख रूप से मुख्य फसल कौन सी है? तो धान है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल भी की आवश्यकता होती है, उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केवल केले के बागान भी लगाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल और असम में तो चाय के बागान ही मिलते हैं। अब असम, अगर आपने असम का फसल के बारे में पूछा तो असम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चाय के बागान। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है, यानी व्यवसाय किया जाता है। उसके बाद और मंद ढलान वाले पर्वतों में एवं पहाड़ियों पर
वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। जनसंख्या घनत्व के अर्थ क्या होता है? तो एक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब एक कुल वर्ग किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं उस हिसाब से हम जनसंख्या के घनत्व के बारे का अंदाज़ा लगाते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल में यही 1029 है तथा बिहार में क्या है? 1102। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। क्रियाकलाप में हम पढ़ रहे हैं कि जूट, बांस एवं सिल्क में से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें और उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। ये उन स्थानों को पता लगाए जहाँ से इनका निर्माण किया जाता है। विभिन्न भूभागों के अनुसार वनस्पति के भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के कुछ उपकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घनी वर्षा के घने झुरमुर पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैग्वान वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढलान वाले चिड़ मैदान, देवदार एवं फर जैसे शंकुधार पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है कि असम में चाय के बागान हैं और ये धान की खेती की जा रही है। बेसिन के विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं जो जीव हैं। एक सींगा वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाया जाता है। एक सींगा वाला गेंडे का यहाँ चित्र दिया गया है। ये असम के कांजीरंगा पार्क में इस प्राणी को रखा भी गया है। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाया जाता है। अब नदी की साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछलियाँ एवं चावल इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं। इसका मुख्य आहार भी यहाँ के लोगों का है। वेदियों का निर्माण खड़ी क्षेत्रों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल प्रवाहित तीव्रता से न हो। यानी कि ये चित्र दिखाया गया है। इस तरह की खेती को क्या कहते हैं? वेदिका कृषि। क्या आप जानते हैं, में हम पढ़ रहे हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है, नदी के अलवन जल में एक प्रकार को डॉल्फिन पाई जाती है। जो यहाँ की नदियाँ, वहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुस कहते हैं, अर्थात अंधी डॉल्फिन। सुस की उपस्थिति में जल की शुद्धता को पता चलता है। मतलब जहाँ पे साफ जल होगा वहीं पे ये पाई जाती है। शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण, गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी के कारण यह जो प्रजातियां हैं, ये डॉल्फिन, ये नष्ट हो चुकी हैं। झील जीविका एवं सांग। विनोद एक मछुआरा है। यहाँ पे विनोद के बारे में बता रहे हैं कि वो एक मछुआरा है जो बिहार की मतवाली गांव में रहता था और आज वो एक बहुत ही प्रसन्न है।
मछलियों की विविध प्रजातियों को पालन करने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों को यानी उसके जो साथी हैं रविंद्र, किशोर, राजीव और अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। उसने चाप झील और मौन को साफ किया है। झील में उतरने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों को भोजन बनते हैं। झील में आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह भी जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसे फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, और वहाँ के लोग मुख्य बहुत ही संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं। इन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में जाके बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समतोल रखते हैं, और जब तक उनके पास शहरों का प्रदूषण इन झीलों तक नहीं पहुंचता तब तक ये इनकी जो मछली पालन है, मत्स्य पालन है, उसमें कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पे प्रदूषित झील दिखाई गई। तो प्रदूषित झील कैसी है, तो ये उसका चित्र है। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर का ये चित्र है। देखिए, वाराणसी ये बहुत ही बड़ा और श्रद्धापूर्ण स्थल है। ये वहाँ का चित्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहरें एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है। यहाँ का जो उद्योग धंधे होते हैं, ये ज़्यादातर और अधिकतर लोग ये गंदा पानी, जो वेस्ट पानी होता है, वो नदियों में फेंक देते हैं, और ये इस कारण नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। बेसिन में यातायात की सुविकसित यंत्र उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि गंगा की ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं ना। मैदान में रहते हैं तो भूमि के ऊपर रहते हैं तो वो सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जाएंगे। और नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग का उपयोग किया जाता है वो यातायात के लिए। ये बहुत ही प्रभावशाली भी रहता है और उनके लिए आसानी भी हो जाती है। कलकत्ता हुबली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, यानी बंदरगाह है। मैदानी क्षेत्र में बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन का महत्वपूर्ण क्रिया है, यानी यहाँ पे पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यवसाय भी है। आगरा में जमुना के किनारे में, यानी ताजमहल देखने के लिए, इलाहाबाद में गंगा और यमुना की नदी के संगम देखने के लिए, उत्तर प्रदेश में बिहार का बौद्ध का स्तूप रहता है, जो यानी कि बौद्ध धर्म का जो पवित्र स्थल है वो देखने के लिए, लखनऊ में इमामबाड़ा देखने के लिए, असम में कांजीरंगा जो वन्य जीवन प्राणी है, मानव वन्य प्राणी अभयारण्य है, तथा अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही विभिन्न जनजातियों और संस्कृतियों को देखने के लिए ये क्या है, दर्शनीय स्थल है। ये सभी जो हमने अभी पढ़े हैं। मानव वन प्राणी अभयारण्य में वाघ का ये चित्र है, यानी कांजीरंगा पार्क जो है वहाँ का ये चित्र है। तो ये हमारा आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने बेसिन के बारे में पढ़ा। ये दक्षिण अफ्रीका के अमेज़न बेसिन और भारत का जो बेसिन है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ा। उसमें किस तरह का जीवन यापन है, वहाँ पे किस तरह के प्राणी रहते हैं, खेती किस तरह से की जाती है, मानव अपने लिए किस तरह से रहन सहन करता है, वो किस तरह के घर बनाता है, कोनिका क्षेत्र का जो उनकी छप्पर रहती है,
मानचित्र देखा हमने। ये जो बेसिन का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है, मानव ने अपने जीवन के लिए सुखमय बनाने के लिए किस तरह से भूमि को काटकर बेसिन का नुकसान पहुंचाया, ये हमने पढ़ा आज। और इन अमेज़न बेसिन और गंगा बेसिन में कौन कौन से प्राणी जन्य रहते हैं, इसके बारे में हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा, है ना। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।